टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो भी चुनावी हिंसा हो रही है, इसकी पूरी की पूरी जो देन है वो बीजेपी। पहली बार यहाँ चुनावी मुद्दा है ध्रुवीकरण। यहाँ पे लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन कैमरे पर नहीं, ऑफ कैमरे। तो दोनों ही पार्टियों के पास से मतुआ समुदाय के लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होने की उम्मीद है। नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहे हैं उनको आप कई बार टीवी पर देख चुके होंगे और इस बंगाल चुनाव में तो आप उनको लगातार देख रहे होंगे। ये हमारे वरिष्ठ साथी हैं कुंतल चक्रवर्ती, जो एबीपी न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस चुनाव को लगातार 4-5 महीनों से वो कवर कर रहे हैं। तो ये इस पूरे चुनाव पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग अभी नए नए यहाँ पे आए हैं बंगाल में, तो हम माहौल को समझने की, भांपने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक इस पूरे माहौल को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कुंतल चक्रवर्ती के जरिए। वेलकम सर अनकट पर। थैंक यू अविनाश। हम लोग ऑफिस में मिलते रहे सर, कोलकाता में आकर के हम लोग मिले हैं और अलग ही स्थिति है, दोनों ही मास्क पहने हैं, मास्क पहने हुए हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि अब ऑफिस में अब आप मिले होते तो भी यही स्थिति थी। बिल्कुल। और खराब ये लग रहा है कि बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसा लगा था। मैं भी जब दिल्ली से कोलकाता आया मुझे लगा कि सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सेकेंड वेव फिर से वही जो कि पिछले साल जिस तरह की स्थिति मैंने देखा, मुझे लगता है कि उससे बुरी स्थिति आ गई है। पिछले साल 97,000 का पीक था, अब आज 2 लाख। नंबर शायद ज़्यादा है, लेकिन मैं तो यही इस तरह की उम्मीद में हूँ कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो करे तो शायद 1-2 महीने में, 3 महीने सब ठीक हो जाएगा। ऐसा पिछले साल की तरह लॉकडाउन ना हो जाए, सभी का उम्मीद तो वैसा ही है। इसी से शुरू करते हैं चुनाव के बाद सर। आप लगातार वेस्ट बंगाल के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं। ना गलियों में कोई आदमी मास्क लगाए हुए दिखता है, ना सड़क पे कोई दिखता है, ना बाजार में, और रैलियों में तो कतई नहीं दिख रहा। क्या यहाँ पे डर नहीं है क्या? देखिए, डर तो बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ यहाँ कहाँ, देखिए सिर्फ बंगाल में ऐसा तो नहीं है, इससे पहले भी देखा गया था। देखिए पिछले साल जगह जगहों पर सब लोगों के बीच में अवेयरनेस कहाँ है। कुछ लोगों में अवेयरनेस है 10, 12, 15%, लेकिन जब एक रूल रहता है कि आपको ये रूल फॉलो करना ही है तो लोग डर के मारे कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन जब रूल नहीं रहता है तो अवेयरनेस कहाँ है। देखो, सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में तो सेम ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर डोर टू डोर कैंपेन के बारे में जो सीपीएम कह रही है कि वो अगर होगा तो लास्ट कुछ दिनों में शायद फ़ायदा कुछ हो सकता है। लेकिन बड़े रोड शोज़ में, रैलीज़ में, कोई भी पार्टी हो की रैलीज़ आप देखें तो सेम वही पिक्चर देखने को मिलता है, जो बहुत ही स्कैरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि बीजेपी रोड शो लगातार कर रही है, टीएमसी रोड शो और रैलियां लगातार कर रही है, और लेफ्ट फ्रंट ने आज ये ऐलान कर दिया है कि अब वो बड़ी रैली नहीं करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है। इसका इम्पैक्ट कितना आएगा? क्योंकि आप जब चुनाव कवर कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, तो एक सीधे सीधे नैरेटिव सेट कर दिया गया है या दिखने लगा है कि ये पूरा चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी का है और लेफ्ट फ्रंट या जो संयुक्त मोर्चा है जिसमें कांग्रेस है, लेफ्ट फ्रंट है, आईएसएफ है, वो अपनी ज़मीन कहीं तलाशी नहीं पा रहा है। क्या ये हकीकत है? कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ, क्योंकि मुझे भी पहली बार, देखिए जब 70s में चुनाव होता था, 80s में चुनाव होता था, जब जिसके बारे में मैंने सुना, लेकिन उसके बाद भी मैंने जो देखा, बचपन से बंगाल में मैंने जो देखा, चुनावी मुद्दा होता था किसान, मजदूर, चुनावी मुद्दा होता था जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, हेल्थ, ये सब चुनावी मुद्दा होता था। लेकिन पहली बार यहाँ चुनावी मुद्दा है ध्रुवीकरण। देखिए, एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच में जो भी चर्चा है, ये पोलराइजेशन वाला मामला पहली बार बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रहा है। इसके साथ इतने एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ इतने हेवी करप्शन के चार्जेस लगा रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था। सीपीएम के टाइम आप देखिए, चाहे मतलब जो अपोजिशन पार्टी तब हुआ करती थी, तब ये कहा जाता था कि नहीं, डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा है, क्लास 6 तक अंग्रेजी पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। तो इसके फेवर में लोग थे, अगेंस्ट में लोग थे। अलग अलग ऐसा कहा जाता था कि जब पूरी दुनिया चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहा है, बंगाल में चेंज बहुत मतलब फास्ट नहीं हो रहा है, तो अडेप्ट नहीं कर पा रही है सीपीएम गवर्नमेंट, ये सब होता था। लेकिन इस तरह का चार्जेस कम था। थर्डली आप देखिए कि और एक चीज़ ये कि दोनों ही पार्टियों के
जो बहुत सारे लीडर्स ऐसे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है एक दूसरे या और जिस तरह के शब्दों से एक दूसरे को अटैक कर रहा है बंगाल की संस्कृति में इससे पहले अब बहुत ही हिंसक राजनीति बंगाल की जनता ने देखे इससे पहले देखा है। चाहे वो 50-60 सालों के इतिहास आप अगर देखें हिंसक राजनीति बंगाल में हुई है, नो वन कैन डिनाई दैट। बट लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बंगाल में शायद राजनीति में भी नहीं हुआ, जो कि ऑफ लेट देखा जा रहा है। जो रिसेंट ट्रेंड है पिछले 4-5 सालों में एक दूसरे को जिस तरह के शब्दों से आक्रमण किया जा रहा है, शायद ये नहीं था पहले। एक शिष्टाचार था जो अब शायद नहीं है, शायद जो राजनेता है वो भूल रहे हैं। तो ये चेंजेस मैंने देखा और शायद इसके प्रतिफलन भी चारों तरफ दिख रहा है। तो इस वजह से हिंसा और भी ज़्यादा हो रही है बंगाल में और थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवंबर से मैंने देखा कभी रुका ही नहीं, अलग अलग जिलों में बढ़ता गया और इसके परिणाम आप चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, सबके सामने है। एक चीज़ है कि इसको लेकर के टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो भी चुनावी हिंसा हो रही है इसकी पूरी की पूरी जो देन है वो बीजेपी है। लेकिन 2018 में आप यहीं पे थे और बंगाल का पंचायत चुनाव भी आपने देखा था, उसमें भी जमकर हिंसा हुई थी और उसमें जो आरोप प्रत्यारोप के जो 2 पार्टियां थी वो टीएमसी बनाम लेफ्ट के बीच में वो संघर्ष हुआ था, जिसमें मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस पंचायत चुनाव में। और अब भी हिंसा लगातार जारी है, लेकिन इस बार पार्टी बदल गई है, बीजेपी बनाम टीएमसी है। ये कैसे चेंज हो पाया है? पंचायत इलेक्शंस में इससे बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, ऐसा नहीं है। और तब सेंट्रल फोर्सेस नहीं था, तब ऐसा भी तृणमूल कांग्रेस भी ऐसा नहीं कह सकता है कि तब सेंट्रल फोर्स के अंडर में इलेक्शन हुई है, कोई ऑपोजिशन तब नहीं था। उसके बावजूद भी जो पंचायत वोट में हिंसा हुई थी, तो इसको लेकर पूरे बंगाल में ये कहा गया था कि ये चुनाव नहीं है। हाँ, ये 48,000 पंचायतों में से 16,000 पंचायतें निर्विरोध चुनाव जीत जाती हैं। हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई थी, सबके सामने है। लेकिन पिछले 3 सालों में देखिए अब जो बड़े इलेक्शन जब लोकसभा चुनाव होता है या फिर विधानसभा चुनाव होता है तो पंचायत इलेक्शन से तो कम ही होगा। लेकिन ये भी कम कहाँ है, आप कम ज़्यादा में आप अगर वो देखते हैं अंतर करने जाते हैं तो भी अभी जिस तरह का हिंसा हो रही है शायद ही कोई स्टेट में दूसरे कोई स्टेट में होता है। बिल्कुल। और एक माहौल सेट होता है, नैरेटिव सेट होता है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कोलकाता घूमने के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आई है। और ये सिर्फ मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये सिर्फ चुनाव से पहले ये हिंसा होती है। ऐसा नहीं कि कोलकाता सेफ सिटी नहीं है। आप कब 2 बजे कहीं चले जाइए, 1 बजे चले जाइए, सेफ है। लेकिन ये जो हिंसा बंगाल में देखा जा रहा है ये सिर्फ चुनावी माहौल में और ये राजनीतिक हिंसा है। मैं जब कोलकाता के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था तो ऑन कैमरा वो बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा बोल रहे हैं। और जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये थी कि अगर वो बीजेपी के फेवर में बोलते हैं और टीएमसी आती है तो वो उन्हें मारेगी, और अगर वो टीएमसी के फेवर में बोलते हैं और बाय द वे बीजेपी आ जाती है तो वो उन्हें मारेगी। वो ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ऑफ कैमरा वो अपनी सारी बात कह रहे हैं। वो मान रहे हैं कि ध्रुवीकरण हुआ है, वो मान रहे हैं कि ममता बनर्जी ने करप्शन किया है, जिनको मानना है। बीजेपी के अगेंस्ट वाले लोग मान रहे हैं कि नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जय श्री राम और ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई बढ़ा। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वो कैमरे पर आकर के ये बयान देने को राजी नहीं हो पा रहे हैं कि वो एक आम आदमी कि वो चाहते क्या है, उनके इश्यूज़ क्या हैं। ये क्या सिर्फ राजनीतिक हिंसा का जो डर है वो दिखने लगा है क्या? देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो उनको पता है कि वो एक दिन वो वोट करने के लिए जा रहे हैं और बेसिकली वो राजनीति के अंदर क्या कहूँ, मतलब खुद को अटैच नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मेरा जो ओपिनियन है मेरा ओपिनियन है। और शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप 5 दिन जाके उनसे बात करेंगे तो 6th डे वो बात कर सकते हैं कैमरा के सामने। तो पहले दिन उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या पूछ रहे हैं। तो तरह तरह के बातें होते हैं। तो आप कौन सी जगह जा रहे हैं, क्या गांव वालों से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चॉइस उन पर है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि कोई भी सामने आकर देखिए, अगर माहौल इस तरह का है, चाहे कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों को मार रहा है और दूसरी पार्टी आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन आम आदमी इसमें क्यों आना? हाँ, बिल्कुल इस पछड़े में पड़ना नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि हम लोग जैसे यूपी बिहार से आते हैं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बलिया का। हमने यूपी का भी चुनाव कवर किया है, देखा है, बिहार का भी चुनाव कवर किया है, देखा है।
वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कैमरा देखते ही ना वो लपक के आपके पास आते हैं बोलने के लिए, बताने के लिए कि मुझे इस नेता से ये दिक्कत है, मुझे इस नेता से ये दिक्कत है, मेरी अपनी समस्या क्या है, मेरी पढ़ाई लिखाई क्या है, मेरा रोजगार क्या है। यहाँ पे लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन कैमरे पर नहीं, ऑफ कैमरा। हाँ देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का है। अब अगर यहाँ बंगाल में आप अगर फिल्म को लेकर लोगों सवाल पूछते हैं, क्रिकेट को लेकर सवाल पूछते हैं, फुटबॉल को लेकर सवाल पूछते हैं, तो आप अगर शायद 2 सवाल पूछेंगे वो 5 सवालों का जवाब देना चाहेंगे। तो जगह जगह पर अलग अलग बदलती है। तो यहाँ वैसा है, ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन शायद फिलहाल जो आप जैसा कह रहे हैं कि चुनावी माहौल जैसा है सबके सामने है, तो लोग जानबूझकर इसके अंदर नहीं आना चाहते हैं, और जो वोट उनको करना है सिर्फ वोट करना चाहते हैं। जो उनको कहना है वो ईवीएम में उनको कहना है, वो कैमरे पर नहीं बोलेंगे, वो ईवीएम के जरिए ही अपनी बात बता देंगे। एक चीज़ ये है कि 4 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, 5वें का चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले बंद करना पड़ा है, और ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी राज्य के लिए इतना बड़ा फैसला कि मतलब पहले जो 48 घंटे पहले बंद होता था उसको 72 घंटे पहले करना पड़ा है। फील्ड में इस पर कुछ प्रतिक्रिया आ रही है क्या, जो आप देख पा रहे हैं? हाँ, जो देखिए जो उम्मीदवार हैं उनको शायद लगा था कि एक और दिन उनको एक्स्ट्रा एक दिन मिल जाएगा, क्योंकि चुनावी प्रचार अभी करना सिर्फ ये नहीं है कि चुनावी प्रचार अप्रैल में आप देखे होंगे कि दिल्ली में अभी जिस तरह का मौसम है, कोलकाता में हीट उससे ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी उससे ज़्यादा है। तो ये एक चैलेंज है हर कोई उम्मीदवार के लिए, एक चैलेंज है, क्योंकि आपका फिटनेस ठीक ठाक रखना है, आपको 7-8 घंटे 9 घंटे डोर टू डोर कैंपेन करना है, हर घर तक पहुंचना चाहते हैं उम्मीदवार। उनको लगता है कि ये 2-4 मोहल्ला मैं मिस नहीं करूंगा, तो इसीलिए एक दिन 24 घंटा, जैसे कि मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स एग्जाम है, आपको पता है 20 तारीख को मैथमेटिक्स एग्जाम है, तो शायद 16 तारीख से आप और भी ज़्यादा उसमें मेहनत करेंगे, और लास्ट मिनट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अचानक कह दिया जाता है कि नहीं 20 तारीख नहीं 19 तारीख को है, तो आपके लिए वो 24 घंटा आपको लगेगा कि नहीं, पूरे साल भर आप जितना भी मेहनत करें, लेकिन वो आखिरी 24 घंटा 48 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए एक वो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट तो उसमें है ही जो उम्मीदवार हैं उनमें, क्योंकि आखिरी 24 घंटा अगर एक्स्ट्रा उनको ज़्यादा मिल जाता था, जो कि आम तौर पर मिलता है, 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार बंद होता है, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो लेकिन फेयर एंड स्क्वायर सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम। हाँ। कितना बदला, चूंकि आप लगातार लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति को कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को यहाँ कवर करते आ रहे हैं, कितना बदला है बंगाल की राजनीति 2016 से 2021? ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा पीछे जाने पे बहुत पुरानी बातें हो जाएंगी। 2016 में जो फैक्टर हुआ करता था वो टीएमसी वर्सेस लेफ्ट हुआ करता था और कांग्रेस थी। इस बार बीजेपी भी आ गई है, इस बार आईएसएफ भी आ गई है। कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप 2016 से 2021 के बीच का जो 5 साल का स्पान बीता है इसमें? देखिए 2016 में कितना चैलेंज बढ़ा है बतौर रिपोर्टर इसको कवर करने में? देखिए 2016 में ये मोरलेस बंगाल पॉलिटिक्स मतलब रीजनल पॉलिटिक्स था, तो रीजनल प्लेयर्स भी थे, और ममता बनर्जी के लिए चैलेंज ये था कि देखिए ममता बनर्जी की तरह इतना कैरिज्मेटिक कोई कैरेक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य को छोड़कर नहीं था तब बंगाल की पॉलिटिक्स में। तो ये कहा जाता था कि देखिए सीपीएम भले ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, लेकिन कोई कैरिज्मेटिक लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य, उससे पहले ज्योति बसु थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि बीजेपी नेशनल प्लेयर है, इतनी बड़ी एक पार्टी है, और बीजेपी में खुद प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जेपी नड्डा है, मिठुन चक्रवर्ती प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो 5 सालों में ऐसा हुआ है कि कैरिज्मेटिक, देखिए पॉलिटिक्स में, बंगाल पॉलिटिक्स में ये बार बार देखा गया है कि ये कैरिज्मेटिक डोमिनेंस जो है बंगाल के लोग पसंद करते हैं। तो शायद इसीलिए सीपीएम के समय बंगाल में, देखिए सबसे पहले सीपीएम ने इंट्रोड्यूस किया था, जो टॉलीवुड के स्टार्स हैं वो रैलियों में जाते थे, वो रोड शोज में जाते थे, अपने अपने ओपिनियंस रखते थे। हाँ बिल्कुल सौमित्र चैटर्जी को आप देखिए, सब्यसाची चक्रवर्ती, अपर्णा सेन, तरह तरह के मतलब जो अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, सिर्फ ये नहीं फिल्म स्टार्स ही नहीं, राइटर्स, देन पेंटर्स, ये सभी अपना ओपिनियंस रखते थे, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, ये ओपिनियंस रखते थे। और बंगाली जो वोटर्स है, बुद्धिजीवी जो समुदाय के जो लोग हैं, जो क्लास के जो लोग हैं, तो इनके ओपिनियन को, ये इनका ओपिनियन काउंट होता था, मैटर करता था बंगाली, हाँ बंगाली पॉलिटिक्स में। तो इसी वजह से ऐसा हुआ था कि लेफ्ट पार्टियां इनके मदद लेने लगे।
बट बाद में चेंजेस ये हुआ कि ममता बनर्जी जब 2011 से पहले उनको ऐसा लगा कि नहीं, इनको टिकट भी दिया जा सकता है। तो आप देखिए कि टॉलीवुड में इसी वजह से टॉलीवुड से एक के बाद एक स्टार्स को टिकट दिया गया। तापस पाल, फिर शताब्दी रॉय, मुनमुन सेन, बहुत सारे स्टार्स को टिकट दिया गया है, देवश्री रॉय। और ये जो चुनावी फॉर्मूला, ये जो गणित, कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल एक साबित हुआ, ये एक क्लिक कर गया तृणमूल कांग्रेस के लिए। लोकसभा में तो ये कैरिज्मेटिक डोमिनेंस, इसलिए शायद ममता बनर्जी को ऐसा लगता था कि मेरी जो कैरिज्मेटिक डोमिनेंस अगर लोगों तक ये अपील कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मतलब टॉलीवुड स्टार्स भी मेरे लिए अगर काम करेंगे तो ये हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला हिट हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं देखिए कि बीजेपी को लगा 2016 के बाद नहीं, हम लोग को भी टॉलीवुड पर कंट्रोल का फोकस करना है, कंट्रोल लेना है। तो देखिए यही है अभी रिजल्ट के टॉलीवुड के बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो उनको इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। और वो भी रुद्रनील घोष, पार्नो मित्रा, पायल सरकार, श्रावंती, बहुत सारे, यश दासगुप्ता, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दिया गया है, पापिया अधिकारी। हाँ, तो इसी वजह से कल्याण चौबे जो फुटबॉलर है मोहन बगान के तरफ से, गोलकीपर है, मानिक तला जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सीट से उनको टिकट दिया गया है, उम्मीदवार है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव सेट किया था तृणमूल कांग्रेस ने, तो बीजेपी भी वही लाइन पर खेला। और बीजेपी भी अभी ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ पहले था, बीजेपी भी वही स्ट्रेंथ पर वो खेलने की कोशिश, काम करने लगी है, वो खेलने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए अभी जो चैलेंजेस तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और इससे पहले जो रीजनल प्लेयर्स के बीच में एक लड़ाई था, अभी एक नेशनल एक प्लेयर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है। तो इसी वजह से ये लड़ाई काफ़ी कठिन है, इसी वजह से। और बीजेपी तो वो पार्टी है जिसने पूरे देश में कई सारी छोटी रीजनल पार्टियों के सहारे दाखिला लिया, फिर उनको ख़त्म करती गई। बीजेपी एक, जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ख़ास तौर से दशहरे के लिए अपने प्रसिद्ध रहा है, नवरात्र के लिए, काली पूजा के लिए काली घाट मंदिर है। एक नया नारा जय श्री राम आता है और उस नारे के जरिए ये साबित करने की कोशिश करती है बीजेपी की टीएमसी जो है हिंदू विरोधी है। और फिर भी ममता बनर्जी को भी उसी पिच पे उतरना पड़ जाता है, उन्हें चंडी पाठ करना पड़ता है, उन्हें तमाम चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं कि मैं हिंदू हूँ, उसी तरीके के हिंदू हूँ जिस तरीके के हिंदू बीजेपी है। और वो मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, दोनों को एक साथ लेके चलती हैं। इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या, जो आम जनमानस में इसकी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? प्रतिक्रिया तो आई है, इसी वजह से ममता बनर्जी को भी ये फाइनली करना पड़ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ मतलब यहाँ दुर्गा पूजा भी होता है, काली पूजा भी होता है, मतलब सरस्वती पूजा होता है, हर महीने कुछ ना कुछ पूजा है। लेकिन बात ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस पर जो तुष्टीकरण का जो आरोप लगता रहा है, इसका भी कुछ वजह है। देखिए इससे पहले जब लेफ्ट पार्टियां यहाँ रूल करती थी, तब ऐसा ये पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स कभी सामने नहीं देखा गया, पर पोलराइजेशन के पिच पर किसी को खेलना नहीं पड़ा। लेकिन समहाउ 2011 के बाद कुछ ना कुछ बंगाल पॉलिटिक्स में चेंजेस तो हुआ है। जैसे कि अगर आप अगर टर्निंग ट्रैक बनाते हैं तो अपोजिशन भी 4 स्पिनर से ही खेलेंगे ना, तो यहाँ भी वो हुआ। तो होने के बाद से ही ये मौका बीजेपी को मिला और बीजेपी उस पर काम किया। तो इसका इफेक्ट अभी 2021 के चुनाव में, हाँ 2011 कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन 2021 के चुनाव में सामने है। ये तो छिपा हुआ नहीं है, ये तो मैं कहूँ ना कहूँ इस पर कुछ नहीं होता, सबके सामने है, जो है सबके सामने है। तो ये पिछले 8-10 सालों में हुआ है, तो ये पहले बंगाल में नहीं था, जो कि अब हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार इसका इफेक्ट तो है, इसका इफेक्ट तो इस बार चुनावी रिजल्ट्स में दिखेगा। और बीजेपी जहाँ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी 2016 में, अभी देखिए बीजेपी सरकार बनाए या ना बनाए बात की बात है, लेकिन जितने सीट्स पर इम्पैक्ट किया है, जितना सीट इस बार जीतने वाली है, वो मतलब 3 साल पहले 4 साल पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। बंगाल में इससे पहले कहा जाता था कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, कोलकाता या ग्रेटर कोलकाता के आसपास वाले इलाके, यहाँ के लोग, ये माना जाता था कि यहाँ के लोग
मतलब शायद बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इससे पहले ये आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, इससे पहले ये देखा गया था। लेकिन आप मानिकतला जैसे सीट पर देखें, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 961 वोटों से लीड ली थी 2019 में। नॉर्थ कोलकाता का वो पॉश इलाका। हाँ, फिर शामपुकुर, अब देखिए बीजेपी लीड लिया था 2100 शायद 70 वोटों का, 2170 वोटों का। 2019 लोकसभा चुनाव की स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि कहीं से भी आप बीजेपी को अभी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के लिए चैलेंज क्या है, वही स्टार प्रचारक है, शी इज़ हैंडलिंग द गवर्नमेंट। उनको ही देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, फिर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी आ रहे हैं, फिर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तमाम नाम आ रहे हैं। और आ रहे हैं, वो शेयर कर रही, ये जो वर्कलोड है शेयर कर रहे हैं, जगह जगह वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बदले में ममता बनर्जी को 140 से 145 रोड शो और रैलीज करना पड़ा पिछले, खुद से 139 शायद फिगर है। आप अगर लास्ट 30-35 दिनों का स्टैटिस्टिक्स देखें, उससे पहले से वो कर रही है। तो ये एबनॉर्मल टास्क है उनके सामने। वजह यह है कि पार्टी में स्टार्स नहीं है, पार्टी में स्टार नहीं। आप भले ही अभिषेक बनर्जी को स्टार बनाने के प्रयास कर रहे हैं, नाम बनाने के प्रयास, और विरोधी पार्टी बार बार उनको, हाँ, विरोधी पार्टी बहुत बार उनका नाम लिया है, शायद इसीलिए और भी वो चर्चा में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनको इतना ओनस लेना पड़ रहा है। तो ये भी आपको देखना है कि कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में जब तृणमूल कांग्रेस सरकार में रही, पिछले 10 सालों में ऐसा कोई बड़ा फेस नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कि ये ओनर्स ले सके। तो ये भी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की एक फेलियर उसी हिसाब से है कि आप अगर कोई बड़ा स्टार आप बना पाते थे पिछले 10 सालों में, सेकेंड लाइन भी फिर ये चुनावी प्रचार में आपके लिए काम कर सकते थे, तो उनके नाम पर भी थोड़ा वोट हो सकता था। लेकिन वैसा नहीं है। सेकंड लाइन जो क्रिएट करने की कोशिश की अभिषेक बनर्जी, तो इसीलिए बांग्ला में एक बहुत कॉमन एक लाइन तृणमूल कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैम्प पोस्ट है। तो ये विरोधी पार्टी कहती है, चाहे वो बीजेपी हो, तृणमूल, चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो। तो लेकिन इसके खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वाकई बाकी जो लीडर्स है उनके नाम पर यहाँ वोट नहीं होता है। इसीलिए ममता बनर्जी को शायद इसी चुनाव में भी कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम पर ही आप वोट दीजिए, क्योंकि उनको भी पता है यहाँ मैच विनर वही है। अगर तृणमूल कांग्रेस को यहाँ जीतना है तो लोगों को ये कन्विंस करना है कि हाँ, ममता बनर्जी के नाम में ही वोट देना है। तो यही, इसीलिए ममता बनर्जी भी यही कन्विंस करने की कोशिश कर रही है लोगों को, जब वो अलग अलग रैलीज में जा रही है, रोड शोज में जा रही है, तो यही बात कर रही है। आप सेकंड लाइन लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी एक सेकंड लाइन लीडरशिप थे जिन पे गंभीर तरीके के आरोप लगा दिए गए हैं, और जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी, चाहे वो तृणमूल, वो शुभेंदु अधिकारी के तौर पे हो या मुकुल रॉय के तौर पर हो, ये सब छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसका असर तो साफ साफ टीएमसी पे दिखने लगा है। नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं भी हो सकता है कि देखिए टीम से बहुत सारे प्लेयर्स निकल जाना, तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो तृणमूल कांग्रेस का संगठन था उसमें तो कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है, ये तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन वोट, मुझे लगता है कि वोट अगर बीजेपी को यहाँ जितना भी वोट परसेंटेज बढ़ा है कुछ सालों में, 2019 में वो मोदी मैजिक ही था, करीब 40% हाँ, के आसपास। वो 2019 में वो मोदी मैजिक ही था। और इस बार भी मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में गए हैं उनके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के चेहरा देखकर ही शायद वोट कर रहे हैं, ना कि तृणमूल कांग्रेस से जो नेता गए हैं उनका चेहरा देखकर वोट कर रहे हैं। और बाकी रही, वो तृणमूल कांग्रेस से खुश नहीं है, इसीलिए वोट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट के वोटर्स हैं, कुछ नहीं, बहुत संख्या में लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट के वोटर्स हैं, अब लेफ्ट को वोट नहीं कर रहा है, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं लेफ्ट, अगर ऑपोजिशन रही, उसमें ऑपोजिशन बनी, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लेफ्ट फिर से सत्ता में आ सकता है। लेकिन अब पोलराइजेशन की पिच पर जब मैच हो रहा है
तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी या फिर आप कहें बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस, वहाँ लेफ्ट टिक नहीं पा रही है। तो जब वापस से अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इसीलिए वो कह रहा है कि आगे राम पौड़े बाम। हाँ, पहले राम, फेसबुक पे मैंने कुछ लिखा हाँ, था तो पहले लोगों ने राम, कहा बाद कि में। 21 में हाँ राम, तो ये 26 में वाम। हाँ तो ये देखिए, लेकिन लेफ्ट के बहुत सारे लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो लाइन है पहले राम बाद में वाम, ये बीजेपी ने ही सेट किया है ताकि बीजेपी को लेफ्ट के वोटर्स मिले, लेफ्ट के नीचे लेवल के जो नेता है वो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बीजेपी में ज्वाइन करे और बीजेपी का स्ट्रेंथ इसके जरिए बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, ये लाइन सेट हो चुका था और बहुत सारे लेफ्ट के जो समर्थक हैं, नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी विश्वास करने लगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन की पिच पर वो जिस तरह से काम करती है लेफ्ट पार्टी, तो वो टिक नहीं पा रही है। तो मैच हो रहा है तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सत्ता में है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट का आगे जाकर मौका कुछ ना कुछ मिल सकता है। और दूसरी बात ये रही कि लेफ्ट के समर्थक ये कहते हैं कि जब तृणमूल कांग्रेस पिछले 10 सालों में राज किया तो नीचे लेवल पर इतना ब्लीडिंग हो चुका था लेफ्ट पार्टियों में कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पाए। तो नीचे लेवल में एकदम गांव में और बहुत छोटे छोटे जगहों पर उन पर हमला हुआ, आक्रमण हुआ, नहीं उनके पार्टी ऑफिस तोड़ दिया गया था। तो उनको कोई शेल्टर नहीं दे पाए वहाँ के जो जिलों के जो लेफ्ट के लीडर्स। तो इसी वजह से वो धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट होते गए। तो धीरे धीरे इसी वजह से आप देखिए हुगली में, पूर्वी मेदिनीपुर में, बांकुड़ा जब एक समय था लेफ्ट का गढ़ माना जाता था क्योंकि वो वहाँ लगता था कोई नहीं जीतेगा। हुगली में देखिए मतलब बहुत भारी मार्जिन से वो लोकसभा चुनाव में भी लेफ्ट पार्टी वहाँ जीत हासिल करती थी। लेकिन वो सब जगह आप देखिए पूरा सैफरन हो गया है। नॉर्थ बंगाल लेफ्ट का गढ़ था, वहाँ नॉर्थ बंगाल में वन साइडेड लेफ्ट वहाँ से चुनाव जीतती थी। तो अभी देखिए वहाँ सैफरन। तो वोटर्स कहाँ से कहाँ गया, बहुत सिंपल है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का वोट तो कम नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो कम हुआ है लेफ्ट का वोट कुछ रहा ही नहीं। वो सारे वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी में। हाँ, पूरा शिफ्ट हो गया। हम बात कर रहे हैं उसके ध्रुवीकरण की, और फिर मुद्दा आता है सीए और एनआरसी का। क्या ये इशू बन पाया इस चुनाव में ध्रुवीकरण का एक, या फिर चुनावी इशू भी बन पाया क्या कि सीए और एनआरसी इतना बड़ा मुद्दा रहा यहाँ पे बंगाल चुनाव में इस बार? कुछ जो बॉर्डर वाले इलाके में कुछ समुदाय के अंदर ये चुनावी मुद्दा बिल्कुल है। और इसीलिए देखिए कि मतुआ वोट्स जो है, मैं फिर से कहूँगा मतुआ वोट तृणमूल कांग्रेस का कम नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। लेकिन 2014 आप अगर बनगांव की बात करें, बनगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी बांग्लादेश से सटा हुआ है और वहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर शेयर देखें तो 2014-15 में बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ 2019, तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस लगभग 5 लाख के आसपास वोट 14, 15, 19 में मिला, थोड़ा बढ़ा भी। लेकिन लेफ्ट का वोट 3-4 लाख से अभी 2019 में 90,000 हो गया था। मैं लोकसभा सीट की स्टैटिस्टिक्स आपको कह रहा हूँ। तो बीजेपी का वोट वहाँ 6 लाख के ऊपर चला गया, तो सारे लेफ्ट के वोटर्स वहाँ चले गए। तो ममता बनर्जी एक तरफ ये कह रही है कि आपको नया कुछ नहीं देना है, आप पहले से ही वो हैं, आप पहले से ही आपको ज़मीन के पट्टा दिया गया है, आपको वोटर कार्ड आपके पास है, राशन कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड है, तो आप भारतीय नागरिक है। तो ये भी उनके लिए एक क्या कहते हैं, उनके लिए एक पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं है। उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं आप पहले से है, हम लोग अगर गवर्नमेंट में रहेंगे तो रहने के लिए जगह देंगे। और दूसरी तरफ उनको परमानेंट कुछ देने के लिए एक प्रॉमिस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रॉमिस ये कर रही है कि आप पहले से है और हम लोग अगर रहेंगे तो आप तो यही आप आगे भी रहेंगे। लेकिन ये नए कानून के हिसाब से ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है और बीजेपी करे नहीं ना, हमको आपको परमानेंटली वो देंगे। तो दोनों ही पार्टियों के पास से मतुआ और समुदाय के लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होने की उम्मीद है, लेकिन लेफ्ट पार्टी से कुछ हासिल होने की उम्मीद तो नहीं है। तो इसीलिए लेफ्ट पार्टी से धीरे धीरे वो बीजेपी में शामिल हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। बंगाल चुनाव में इस बार एक नया प्लेयर दिख रहा है, एक नई पार्टी प्लेयर के तौर पे दिख रही है, वो है इंडियन सेक्युलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी की। क्या लगता है कितना बड़ा ये रोल प्ले कर पाएंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लेफ्ट के साथ और कांग्रेस के साथ आए हैं और इनके साथ संयुक्त मोर्चा बना करके हम
टीएमसी को हराने का काम करेंगे। और जो पॉलिटिकल और कमेंटेटर हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी का हारने का मतलब तो बीजेपी के हाथ मजबूत करना होगा। मैंने अब्बास सिद्दीकी से ये सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं ममता को हराना, इकलौता मकसद ये है। आप कैसे देखते हैं आईएसएफ की एंट्री को इस बंगाल चुनाव की सियासत में? देखिए, अगर बिहार इलेक्शन को आप देखें तो असदुद्दीन वैसी की पार्टी वहाँ तो मतलब कुछ सीटों पर 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाकी आकर 7-8 सीटों पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया था कि वहाँ बीजेपी जीत जीत गई। मार्जिन रहा था। हाँ, जीत और हार में वहाँ सरकार बनाने में इतना ही फासला रहा। तो यहाँ भी अगर देखिए 1.5%, 2%, 3% वोटों पर अगर इम्पैक्ट कर गया अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यही उम्मीद करेगी शायद बीजेपी की, ऐसा वोट अगर आईएसएफ को मिल जाए तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए इम्पैक्ट हो सकता है, और हो भी सकता है कुछ सीटों पर तो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएसएफ जितना सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 26 सीटों पर वहाँ ऐसा होगा, लेकिन कुछ सीटों पर ये इम्पैक्ट हो सकता है। 6-7 सीट है। हाँ, भांगड़ में जैसा है 6-7 सीटों पर ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है। अब देखना ये है कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स है वो किस तरह से इस बार वोटिंग पैटर्न है, क्या किस तरह से वोटिंग पैटर्न रहता है, कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस को इकट्ठे वोट करेंगे या फिर आईएसएफ के पास भी वोट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 6-7 सीटों पर इम्पैक्ट होने का संभावना ज़रूर है। एक आखिरी मैं कमेंट लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए थे, दिल्ली से बात कर रहे थे। दिल्ली में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती जो है वो मैक्सिमम का मैक्सिमम और मिनिमम का मिनिमम, और टीएमसी जो चाहती है वो मैक्सिमम का मिनिमम और मिनिमम का मैक्सिमम। मतलब ये कि बीजेपी ये चाहती है कि जो बहुसंख्यक हैं उनके अधिकांश वोट हमें मिल जाए, और जो अल्पसंख्यक हैं उनके न भी मिले तो हमें काम चल जाएगा। टीएमसी ये चाहती है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके पूरे वोट हमें मिल जाएं, और जो बहुसंख्यक हैं उनके थोड़े से भी वोट मिल जाएंगे हमें। अगर 30% अल्पसंख्यक हैं और 10-12% बहुसंख्यक के भी वोट मिल जाएंगे तो इतना ट्रांसलेट हो जाएंगे कि हम सरकार बनाने में सक्षम हो जाएं। ये फील्ड पे दिख रहा है क्या, या सिर्फ दिल्ली में बैठकर पॉलिटिकल कमेंटेटिव? नहीं, देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है लेफ्ट, मुझे लगता है, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो स्टेट में 34 साल लेफ्ट सरकार ने राज किया है, वहाँ के लोगों के माइंडसेट भी देखना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारे सेक्युलर लोग हैं, बहुत सारे लोग जो इससे पहले धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं किया। हाल ही में ऐसा हो सकता है कि वो भी पोलराइजेशन का एक पार्ट बन गया है, वो उसी हिसाब से वोट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लेफ्ट वोटर्स, हार्डकोर लेफ्ट वोटर्स बहुत अभी भी है, तो वो किस तरह से सोच रहे हैं। ऐसे मुस्लिम वोटर्स भी है लेफ्ट में जो ऐसा नहीं आज भी नहीं देखते कि मैं ध्रुवीकरण की पिच पर खेल रहा हूँ। वो आज भी ऐसे मुस्लिम वोटर्स भी हैं जो लेफ्ट के समर्थक है कि वो शायद विकास पर वोट कर सकते हैं। और ऐसा कम अगर होगा, 2%, 3% भी होगा, लेकिन वो चुनाव के हिसाब से बहुत ज़्यादा है वो परसेंटेज। और ऐसे हिंदू वोटर्स भी हैं जो ध्रुवीकरण के नाम पर वोट नहीं करेंगे। तो ये जो संख्या हो गया, मान लीजिए मुस्लिम वोटर्स में 3-4% ऐसे, हिंदू वोटर्स में ऐसा 15-20%, ये कहाँ वोट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस मुद्दे पर वोट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर लेफ्ट में वोट करेंगे तो अलग बात, तो लेफ्ट का वोट बढ़ेगा। तो अगर ये लेफ्ट में वोट तो 2019 में नहीं किया था, लेकिन ये तो है सेक्युलर है, ये ध्रुवीकरण के पिच पर ये खेलने और नहीं खेलने। लेकिन ध्रुवीकरण के पिच पर नहीं खेलते हुए भी या तो तृणमूल कांग्रेस को वोट किया था या फिर बीजेपी को ही वोट किया था। तो इस बार ये जो वोटर्स है वो क्या करेंगे और किस मुद्दे पर वोट देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको बीजेपी का मुद्दा पसंद आया तो बीजेपी के मुद्दे पर वोट करेंगे। अगर वो तृणमूल कांग्रेस भी, देखिए, उल्टा ध्रुवीकरण का कार्ड खेला है, बंगाली बनाम बहारी का अलग एक अलग कार्ड, लेकिन ये भी बांटने वाली एक फॉर्मूला है, राजनीति तो है। तो ये सारे चीज़ों को देखकर ये देखना है कि बाकी जो मुद्दा है बीजेपी का और बाकी जो मुद्दा है तृणमूल कांग्रेस का, पोलराइजेशन को छोड़कर, ये जो लेफ्ट के जो वोटर्स मैंने आपको कहा जो पोलराइजेशन के नाम पर वोट नहीं करेंगे, वो किस मुद्दे को चुनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वोटर्स बहुत ही इस बार अहम है। बंगाल में डिसाइसिव ये जो फैक्टर है, विन और लॉस में, जीत और हार में, ये जो वोटर्स है डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया कुंतल। हम कुंतल चक्रवर्ती के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बंगाल चुनाव में कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहे हैं, उन फैक्टर्स के पीछे की वजहें क्या हैं, और कैसे लेफ्ट जो 34 साल शासन की वो क्यों अब इस समय बिल्कुल ही हाशिए पर चली गई है। बीजेपी जो 2016 में 3 सीटों पर थी वो कैसे इस बार इतनी बड़ी
पार्टी बनकर उभरी है कि वो सत्ता के नज़दीक पहुंचने वाली है या नज़दीक पहुंच गई है, या ये हो सकता है कि सत्ता हासिल भी कर ले। और ममता बनर्जी के 10 साल के शासन की क्या क्या खामियां रही हैं जिनकी वजह से उन्हें इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल जो भी चुनावी विश्लेषण है वो हम आपको यहाँ से पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।